हाय ऑल। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं, जैसे कि हमने लास्ट सेशन में देखा है कि प्रोग्राम क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, हार्डवेयर क्या होते हैं। तो हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद में हम लोग जाएंगे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी मशीन में हमारे पास में कुछ यूनिट है। लाइक हमारे पास में एज ए हार्डवेयर या मशीन में हमारे पास में एज ए कोई सीपीयू होता है जिसको हम लोग प्रोसेसर बोलते हैं, हार्ड डिस्क बोलते हैं, रैम होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एज ए प्राइमरी मेमोरी, एज ए सेकेंडरी मेमोरी, ये एज ए सीपीयू। तो पर्टिकुलरली किसी भी मशीन में हमको ये हार्डवेयर कंपोनेंट होना चाहिए। मिनिमम बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, बट मैं बेसिकली जो जो अभी रिक्वायर्ड है मैं उसी की बात करूँगा। कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर। तो इस तरीके के ये हार्डवेयर कंपोनेंट है। अब इन हार्डवेयर कंपोनेंट से इंटरेक्शन करने के लिए हमारे पास में जो होता है वो होता है एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम। और वो बेसिकली उस ऑपरेटिंग सिस्टम से हमारा जो यूज़र है वो इंटरेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ एनी एप्लीकेशन। तो वो एप्लीकेशन को हम लोग बोलते हैं एज ए सॉफ्टवेयर। बट वो जो सॉफ्टवेयर का टाइप होता है वो होता है एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जो कि हम इसको बोलते हैं एज सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो अल्टीमेटली हमारा कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हमको क्या करना है कि उसको इंस्ट्रक्शन पास करना है हमको मशीन को। तो वो जो इंस्ट्रक्शन है वो विद द हेल्प ऑफ हम लोग सॉफ्टवेयर की हेल्प से पास कर रहे हैं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो हमारा सॉफ्टवेयर क्रिएटेड होता है वो किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे होता है। तो हम पहले देखते हैं कि प्रोग्राम क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम। तो हम किसी भी हार्डवेयर को या किसी भी मशीन को हम लोग कोई इंस्ट्रक्शन पास करते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं एज ए प्रोग्राम। तो जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न करते हैं तो इनडायरेक्टली वो एज ए इंस्ट्रक्शन किसी मशीन में पास होती है। बट आज की तारीख में हमको हमारे इंस्ट्रक्शन पास करने के लिए काफ़ी सारे इंटरफेस बीच में आते हैं। लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए बीच में कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, इस तरीके के कंपोनेंट है। और उसकी हेल्प से, और ऑपरेटिंग सिस्टम, इसकी हेल्प से हम लोग हमारे प्रोग्राम को ऐसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमको अल्टीमेटली हमको हमारे इंस्ट्रक्शन पास करना है मशीन को। तो अभी हम हाई लेवल देखते हैं पहले कि प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, उसके बाद में हम इसके डेप्थ में जाएंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। तो बेसिकली तो जैसा कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हमारा जो है वो प्रोग्राम है, और सेट ऑफ प्रोग्राम है जिसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर। और उसी सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं एज ए मशीन से इंटरेक्ट करते हैं। तो बेसिकली होता ये है कि जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं तो किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे हम हमारा सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं। और वो सॉफ्टवेयर जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करता है, और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है मशीन से इंटरेक्ट करता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम भी खुद में अपने आप में सॉफ्टवेयर होता है। तो हमको मशीन से इंटरेक्ट करने के लिए काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर हम लोग एज ए यूज़ करते हैं मशीन को हमारे इंस्ट्रक्शन पास करने के लिए। और मशीन का काम ये है कि मशीन को हम लोग कुछ इनपुट देते हैं और मशीन से कुछ हम लोग आउटपुट लेते हैं। तो इनिशियली फेज़ में हम लोग जो मशीन है उसको कंप्यूटर बोलते थे, बट आज के समय में सिर्फ एक मशीन का काम या कंप्यूट करना ही नहीं है, कैलकुलेशन करना ही नहीं है, काफ़ी सारे काम हैं जो कि हम लोग मशीन से करवाते हैं। लाइक स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, मोबाइल फ़ोन, ये सब एक तरीके की मशीन है। तो पहले हमारा मशीन का स्कोप सिर्फ कंप्यूट करने का था, बट अभी एक मशीन से काफ़ी सारे वर्क होते हैं, इसलिए हम जनरली कंप्यूटर ना बोलते, हम लोग मशीन बोलते हैं। तो हम इसके आगे देखते हैं
ऑलराइट। तो जैसा कि हमने लास्ट में देखा था कि हमारे पास में जो बेसिकली हम लोग सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो बेसिकली 3 कैटेगरी की है। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अभी हम जो यूज़ करते हैं वो एज ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं। और उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम लोग जो सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं वो 2 टाइप के हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो वो सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम लोग मशीन से इंटरेक्ट कर पाते हैं। तो बेसिकली हम लोग सॉफ्टवेयर की बात करें या ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें या हार्डवेयर की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले कंप्यूटर साइंस के अंदर या आईटी फील्ड के अंदर सबसे पहले जो टर्मिनोलॉजी है, जो कंपोनेंट है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, सबसे पहले हमको उसके लिए अवेयर होना है। उसके बाद में हम लोग कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम लर्न करते हैं तो हमारे लिए कन्वीनियंट होता है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को फील करें कि जो भी हम लर्न कर रहे हैं वो एक्चुअली में उसका इंटरनली होता क्या है, जिससे कि हमारा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रहता है। तो बेसिकली ये सब्जेक्ट कॉलेज टाइम में होते हैं, बट जितने भी हार्डवेयर से रिलेटेड या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी कंपोनेंट होते हैं ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है पर्टिकुलरली। बट हम क्विकली इसको देखेंगे जिससे कि जो जैसे नॉन आईटी बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं उनको थोड़ा सा क्लियरिटी आए कि अब हम जो लर्न कर रहे हैं उसका एग्जैक्टली होता क्या है। तो जैसा कि मैंने बोला है कि किसी भी तरीके के मशीन में या हम लोग जैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर जो भी हम लोग एज ए डिवाइस यूज़ करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मशीन या हार्डवेयर। और उस हार्डवेयर को चलाने के लिए हमको चाहिए रहता है सॉफ्टवेयर, हमको इंस्ट्रक्शन पास करने रहते हैं। अब वो सॉफ्टवेयर आपका एप्लीकेशन टाइप का भी हो सकता है, सिस्टम टाइप का भी सॉफ्टवेयर हो सकता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो भी एक तरीके का सॉफ्टवेयर है, बट वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम बेसिकली पहले लर्न कर रहे हैं, तो लर्न करने के पहले हम थोड़ा सा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो कंपोनेंट है वो देखते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपोनेंट में सबसे पहले आती है मशीन। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हमको आती है हमारी मशीन, जो हमारा हार्डवेयर यूनिट है। उस हार्डवेयर की यूनिट में हम बेसिकली एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे पास में एक प्रोसेसर है, एक हमारे पास में है हमारा प्राइमरी मेमोरी, एक हमारे पास में हमारा सेकेंडरी मेमोरी, एक हमारे पास में कुछ इनपुट डिवाइस है, कुछ आउटपुट डिवाइस है, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉनिटर, माउस, प्रिंटर। तो ये मशीन के अंदर ये हार्डवेयर यूनिट है, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हम लोग मशीन देखते हैं उसके अंदर ये यूनिट देखते हैं, जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं हार्डवेयर। तो जब भी हम लोग ऐसे कंप्यूटर साइंस में या आईटी फील्ड में हार्डवेयर की बातें करते हैं तो हमारे दिमाग में ये चीज़ें आती है, ठीक है। प्रोसेसर, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, रैम, सेकेंडरी मेमोरी, हार्ड डिस्क, और आज की तारीख में तो एसएसडी यूज़ होती है। तो ये काफ़ी सारे कंपोनेंट आते हैं और ये हार्डवेयर यूनिट का पार्ट है, जो कि हम लोग एज ए टच कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। यूनिट में एक कॉम्बिनेशन ऑफ डिवाइसेस है, इसके इंटरनली सर्किट्स होते हैं काफ़ी सारे। तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ये कंपोनेंट है। फिर इन कंपोनेंट को पे हमको हमारा इंस्ट्रक्शन पास करना है, जिसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, कुछ इनपुट देंगे और कुछ आउटपुट लेंगे। तो हमको
बेसिकली हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने के लिए अभी के समय में जब हार्डवेयर से इंटरेक्ट करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं। तो काफ़ी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसके नाम सुने होंगे, जैसे कि विंडो बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, फिर लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। यदि हमारी मशीन जो है मोबाइल है तो एंड्रॉयड है, आईओएस है। यदि मोबाइल है या स्मार्टफोन है तो इस तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम हमने सुने में होते हैं जो कि हम लोग मशीन में यूज़ करते हैं। तो ये डिपेंड करता है हमारे हार्डवेयर पे, मशीन पे। तो मैं आज की जनरेशन के अकॉर्डिंगली बात करूँ तो मशीन का मतलब सिर्फ कंप्यूटर नहीं है। मशीन का मतलब हमारा डेस्कटॉप, हमारा लैपटॉप, हमारा स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच और टैब होते हैं, ये सब है मशीन का पार्ट ही। इसलिए मैं कंप्यूटर नहीं बोलते हुए मशीन बोल रहा हूँ। मैं आज की जनरेशन में बात कर रहा हूँ। मैं पहले एज ए मशीन का रोल सिर्फ कंप्यूट करने का था, जिसके लिए हम उसको कंप्यूटर बोलते थे। बट आज की तारीख में एक मशीन जो है वो काफ़ी सारे उसके एरिया हैं। अब आज की जो टेक्नोलॉजी है उस वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी है। तो ऐसी काफ़ी सारे इस जनरेशन के पहले भी काफ़ी जनरेशन थी कंप्यूटर की, उसमें उसका एवोल्यूशन हुआ, उसके बारे में अभी बात करेंगे। बट अल्टीमेटली हम लोग देखते हैं कि एक हार्डवेयर है जिस पे हमको क्या करना है, कम्युनिकेट करना है विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसकी डिटेल में हम जाएंगे। फिर इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे हमको क्या करना है कि हमारे एप्लीकेशन की हेल्प से, हमारे सॉफ्टवेयर की हेल्प से हमको ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो जितने भी हम लोग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, लाइक जो हमारे एमएस ऑफिस के सॉफ्टवेयर है, या हमारा ये गूगल क्रोम है, या हमारा क्या है मीडिया प्लेयर है। तो काफ़ी सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है तो जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, हमारे इंस्ट्रक्शन पास करते हैं। और सॉफ्टवेयर और हमारे जो बेसिकली इस टाइप के सॉफ्टवेयर और मशीन के बीच में इंटरफेस का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी अपने आप में सॉफ्टवेयर है। तो ये वो काफ़ी स्मार्टली सॉफ्टवेयर है जो कि हार्डवेयर यूनिट को मैनेज करता है। तो हमारे सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए, उसको सपोर्ट देने के लिए बीच में आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी अपने आप में एक सॉफ्टवेयर है और हमारे जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी एक तरीके के सॉफ्टवेयर है। तो जो जो मशीन से इंटरेक्ट करता है उनके बीच में मैनेजमेंट करता है, ऐसे सॉफ्टवेयर जो होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर या ड्राइवर्स। तो जो ड्राइवर्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, एक तरीके के सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और जो हमारे नॉर्मल सॉफ्टवेयर होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे जाने के पहले हमको काफ़ी सारे पहले क्लियरिटी लानी है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारे पास में आ जाएगा एज ऑपरेटिंग सिस्टम या डिवाइस ड्राइवर या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी होते हैं जो कि हमको इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं हमारे हार्डवेयर यूनिट की। जैसे कि ये मैंने मेरा टास्क मैनेजर ओपन किया है तो यहाँ पर दिख रहा है कि 23% CPU यूज़ हो रहा है, मेमोरी यूज़ हो रही है, डिस्क यूज़ हो रहा है, नेटवर्क यूज़ हो रहा है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की हेल्प से हो रहा है। तो और नॉर्मली यदि मैं कोई मेरा ब्राउज़र ओपन करता हूँ मैं किसी भी तरीके का, ये तो ये एक तरीके का क्या है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। या कोई मेरा MS ऑफिस का जो सॉफ्टवेयर है वो तरीके का वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है।
MS ऑफिस, क्रोम, या कोई मीडिया प्लेयर है जिसपे हम लोग हमारे गाने सुन रहे हैं। तो बेसिकली हमको हमारे मशीन को इंस्ट्रक्शन पास करना है विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर किसी भी टाइप का हो सकता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो सकता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो सकता है। और इसी सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज राइट करते हैं। तो हमको एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न करने के पहले माइंड में हमको ये कंपोनेंट याद में रखना है कि हमको मशीन को हमारा इंस्ट्रक्शन पास करना है ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से। और ये जो सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर जो हम क्रिएट करेंगे वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करेगा, और हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे हार्डवेयर यूनिट से इंटरेक्ट करेगी और मशीन से इंटरेक्ट करेगी। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पहले मेरा ये स्टोरी बताने का मीनिंग ये है कि जब भी हम लोग आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो हमको जस्ट हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे ही वर्क नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से जो भी सॉफ्टवेयर क्रिएट करेंगे तो वो सॉफ्टवेयर किसी न किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूट हो रहा होगा, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम किसी न किसी मशीन पे होगी। तो जब हम एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं तो हमारे कम्युनिकेशन में सब कुछ आता है। लाइक हमने कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट किया और वो सॉफ्टवेयर कहीं पर भी यूज़ हो रहा है, किसी भी एनवायरनमेंट में यूज़ हो रहा है, तो वो कितना रैम ऑक्यूपाई कर रहा है, कितना सीपीयू ऑक्यूपाई कर रहा है, और उसकी हार्डवेयर यूनिट क्या है, और एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर का टाइप क्या है। फॉर एग्जांपल के लिए कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हो और वो लाइक म्यूज़िक प्ले करेगा, तो वो उस सॉफ्टवेयर को काफ़ी सारे रिसोर्स चाहिए म्यूज़िक से रिलेटेड, लाइक स्पीकर चाहिए और काफ़ी सारे इनपुट्स चाहिए। और यदि वो सॉफ्टवेयर हमारा ई कॉमर्स टाइप का है तो ई कॉमर्स टाइप का जो सॉफ्टवेयर है उसका जो एक्सेसिबिलिटी है वो ब्राउज़र से होगा। उसके लिए हमको एज ए डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर क्रिएट करने की ज़रूरत होगी। तो ये भी डिपेंड करता है कि जो हमारा जो एप्लीकेशन है वो सॉफ्टवेयर है वो किस टाइप का है, तो हम लोग उसका डिटेल भी देखेंगे कि। लेकिन अभी हम जैसे आईटी इंडस्ट्री में किसी भी तरीके का सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हैं, तो बेसिकली अभी हम जैसे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न करते हैं, तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसका टाइप डिफरेंट होता है। ऐसा कुछ अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लाइक हम लोग एंड्रॉयड बेस्ड कोई टेक्नोलॉजी लर्न कर रहे हैं तो हम लोग मोबाइल सॉफ्टवेयर के लिए काम करते हैं। हम स्विफ्ट लर्न कर रहे हैं तो हम iOS एप्लीकेशन के लिए काम करते हैं। तो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी वेरी करती है और उसके बेस पर सॉफ्टवेयर भी वेरी करते हैं। तो अल्टीमेटली हमको सॉफ्टवेयर ही क्रिएट करना है, जिसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मशीन को इंस्ट्रक्शन पास करेंगे। तो अब हम बात करते हैं हमारे इस पर्टिकुलरली जो हमारे कंपोनेंट है, लाइक मशीन, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर। और इस सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने के लिए हमको लगती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें कि हम लोग इस सीरीज में जावा लर्न करने वाले हैं। और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, सबके अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट पर्पस होते हैं। और उस पर्टिकुलरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं। तो अब हमें ये देखना होगा कि जो हमारी हार्डवेयर यूनिट है, लाइक मशीन, जिसके अंदर तुम्हारा प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी है, फिर हमारा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, और हमारे पास में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर की कैटेगरी है। अब वो सॉफ्टवेयर हमारे एज ए स्टैंड अलोन भी हो सकते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो सकते हैं। स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर होने का मतलब ये है जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर पे चलते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटेड होने का मतलब ये है कि वो किसी एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे होते हैं, जिसको कि काफ़ी सारे यूज़र जो होते हैं वो एक्सेस कर रहे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से। तो यही एक सॉफ्टवेयर का टाइप है हमारा सर्वर।
तो जहाँ की जैसे कि हम लोग ब्राउज़र से कोई डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, हमारे ब्राउज़र से हम किसी भी तरीके के डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग यूआरएल हिट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं और रिस्पॉन्स ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली किसी न किसी जगह पर एक डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं कि वो वहाँ से डेटा प्रोसेस कर रहा है और हमको वहाँ से वो रिस्पॉन्स सेंड कर रहा है। बट यदि हम यही सॉफ्टवेयर देखें हमारे सिस्टम पे, तो जैसे कि हमारा ये एक नोटपैड है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो ये एक तरीके का सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये, सॉरी स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है ये, क्योंकि इसका स्कोप सिर्फ मेरे सिस्टम तक है, इसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता आउटसाइड से। तो सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो भी अलग अलग टाइप के हैं, अलग अलग कैटेगरी के हैं, एप्लीकेशन में वो भी अलग अलग कैटेगरी की है, और वो एप्लीकेशन हम लोग क्रिएट करते हैं तो वो सबका अपना अपना एक पर्पस होता है। यदि तुम स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हो तो उसका जो एक्सेसिबिलिटी है वो सिर्फ एंड यूज़र तक ही रहेगा, उसको यूज़र ही इसको यूज़ कर सकता है। जैसे कि नोटपैड है, मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी, बट वो इस तरीके का सॉफ्टवेयर है जो दुनिया में कहीं भी उसको एक्सेस कर सकता है विद द हेल्प ऑफ सर्वर। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर होते हैं। तो बेसिकली अभी जो ज़्यादा डिमांड होती है वो डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर की होती है, क्योंकि अ, कोई भी एप्लीकेशन है जो इस पे हम लोग काम करेंगे फ्यूचर में, या आफ्टर गेटिंग द जॉब किसी भी तरीके के जो सॉफ्टवेयर होंगे वो डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप के होंगे, ज़्यादा पॉसिबिलिटी तो उसी टाइप के सॉफ्टवेयर की होती है। स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर भी होते हैं, उस पर भी इंडस्ट्री काम कर रही होती है, बट हम ऐसा कंपेरिजन करें कि ज़्यादा मार्केट में क्या चल रहे हैं, तो ज़्यादा मार्केट में वही सॉफ्टवेयर चल रहे हैं जो रियल टाइम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे। जैसे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन है, स्विगर, जोमेटो, उबर, तो इस टाइप के सॉफ्टवेयर जिससे कि कोई भी इंडस्ट्री बिजनेस कर सके, तो वैसे ही सॉफ्टवेयर चल रहे होते हैं। तो काफ़ी सारी हमारे पास में कैटेगरी है। तो कहने का मतलब ये है कि हमको एक ध्यान रखना है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के जो कंपोनेंट है लाइक मशीन, ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर, तो सबका अपना अपना एक पर्टिकुलरली एक एरिया है, और उस पर्टिकुलरली एरिया में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो हमको अवेयर रहना है। हम भले उस पर काम नहीं करते लेकिन हमको अवेयर रहना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो हमको ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमको क्या क्या चीज़ें देखना है। जैसे कि हम लोग हमारे सिस्टम को हम लोग परचेस करते हैं मार्केट से, तो हम देखते हैं कि इसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हमको मिल रहा है, क्या उसका कॉन्फ़िगरेशन है, कितने बीट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या उसका रैम है। तो हम हार्डवेयर यूनिट भी देखते हैं उसकी, हम लोग उसका ऑपरेटिंग सिस्टम भी देखते हैं, क्योंकि इसके अकॉर्डिंगली उसका परफॉर्मेंस आएगा और किस जनरेशन का प्रोसेसर यूज़ हो रहा है उसमें। लाइक इंटेल है, सेलेरॉन है, ओल्ड प्रोसेसर, एएमडी प्रोसेसर है, और काफ़ी सारी हार्डवेयर यूनिट होती है। ये तो मैंने जस्ट बेसिक सी हार्डवेयर यूनिट यहाँ पर राइट की, सीपीयू, हार्ड डिस्क, रैम, बट काफ़ी सारी हार्डवेयर यूनिट होती है इनसाइड द योर मदरबोर्ड। तो मशीन, ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर, ये हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपोनेंट है। और इस पर्टिकुलरली कंपोनेंट के बारे में हमको अवेयर रहना है टाइम के हिसाब से। और सॉफ्टवेयर जो हम लोग क्रिएट करते हैं, तो सॉफ्टवेयर में हमको टेक्नोलॉजी जो यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर में, तो उसको मार्केट के हिसाब से हमको उसके लिए भी अवेयर रहना है और लर्न करना है समय के हिसाब से। जैसे कि हम लोग जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न करते हैं, तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न करने का पर्पस ये है कि इसके लिए हमको लिए ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी है, ज़्यादा सॉफ्टवेयर उसके अवेलेबल है मार्केट में, तो उसके लिए ज़्यादा जॉब है। बट सिमिलरली ये भी देखा जाए, ऑन ग्रोइंग डेटा साइंस अभी मार्केट में है, तो उसके लिए पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ हो रही है एआई के लिए, मशीन लर्निंग के लिए। तो पाइथन के भी इक्विवेलेंट उसका भी मार्केट है। तो अकॉर्डिंगली मार्केट में मार्केट जो है वो अकॉर्डिंगली उसके लिए जॉब क्रिएट होती है, जो भी टेक्नोलॉजी चल रही होती है जिस भी टाइप की। बट उसके अकॉर्डिंगली हमको हमारे लाइफ पे डिसीजन लेना है, तो सारी चीज़ों का हमको नॉलेज होना या उसके लिए अवेयर रहना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो हम आगे बात करेंगे हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। तो अभी तक जो मैंने कवर किया है वो सेट ऑफ
इंस्ट्रक्शन इज नोन एज प्रोग्राम और सेट ऑफ सॉफ्टवेयर या सेट ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज सॉफ्टवेयर। और जो सॉफ्टवेयर है उसकी अपनी कैटेगरी है, और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमारे कंपोनेंट है लाइक मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये हमारे पास में इसके कंपोनेंट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जिसमें कि हम लोग जो लर्न करेंगे सीरीज में, तो ऑब्वियसली हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में लर्न करेंगे। वो सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने के लिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा उसके बारे में हम लोग लर्न करेंगे। बट तो अल्टीमेटली जो भी सॉफ्टवेयर है वो एग्जीक्यूट होता है मशीन में, और मशीन के अंदर ये सारी यूनिट्स होती है लाइक प्रोसेसर है, प्राइमरी मेमोरी के लिए हमारे पास में है रैम, सेकेंडरी मेमोरी के लिए हमारे पास में है हार्ड डिस्क, और एसएसडी। आज की जनरेशन में एसएसडी यूज होती है क्विकली। हमारा क्या होता है कि जैसे लैपटॉप या डेस्कटॉप स्टार्ट करती है तो उसमें एसएसडी ड्राइव है तो वो क्विकली अप हो जाता है, उसमें इतना टाइम नहीं लगता है बूटिंग के लिए। फिर मॉनिटर है, माउस है, प्रिंटर है, जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइस। ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, काफ़ी सारे विंडो बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक्सपी जो हमने पहले सुना होगा, फिर विंडो 10 11 जो भी हम आज की जनरेशन में यूज़ कर रहे हैं। लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मोबाइल में यूज़ होता है, मोबाइल के मशीन को ऑपरेट करने के लिए। आईओएस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। और सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन है, तो किसी भी तरीके का वो एप्लीकेशन हो सकता है, वो स्टैंड अलोन भी हो सकता है और वो डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो सकता है। तो हम हमारे एप्लीकेशन को यदि हमारे सिस्टम पे यूज़ करेंगे तो हम उसको हम बोलते हैं स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। लेकिन कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसी सेंट्रलाइज लोकेशन पे है जिसको मल्टीपल यूज़र यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम लोग बोलते हैं एज ए डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर। तो जावा लैंग्वेज से क्रिएट किया हुआ जो सॉफ्टवेयर है, तो बेसिकली उसमें मोस्टली एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन ही होते हैं। तो फ्यूचर में जो भी हम लोग फ्रेमवर्क है लाइक स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विसेज या कोई भी फ्रेमवर्क यूज़ करके कोई भी एप्लीकेशन हम लोग क्रिएट करते हैं और उसको किसी न किसी सर्वर पे डालते हैं, तो उसको ना मल्टीपल यूज़र एक्सेस कर रहे होते हैं ब्राउज़र से। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर एक तरीके से। तो हम लोग जावा लर्न इसीलिए कर रहे हैं कि हम लोग जावा को ऐसे बैकएंड टेक्नोलॉजी में ऐसे बैकएंड सॉफ्टवेयर की तरह यूज़ करें, और कोई भी चीज़ यदि बैकएंड से वर्क करेगी तो डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर होगा वो। मैं और डिटेल में जाऊँगा सॉफ्टवेयर के, अभी जस्ट ये इंट्रोडक्शन के हिसाब से मैंने एक्सप्लेन किया है। तो हमको मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर ये पहले माइंड में फोकस में रखना है कि हम लोग सॉफ्टवेयर क्रिएट करेंगे, और सॉफ्टवेयर भी मल्टीपल टाइप के हो सकते हैं, एप्लीकेशन भी मल्टीपल टाइप के हो सकते हैं। वो ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन से इंटरेक्ट करती है। तो इस पर्टिकुलरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे जाने के पहले मैं ये एक्सप्लेन करूँगा मैं कि जो हमारे पास में मशीन है, जो हमारे पास में ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो हमारे पास में सॉफ्टवेयर है, तो बेसिकली ये जो रैम है, सेकेंडरी स्टोरेज के लिए हार्ड डिस्क है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये ऐसे ही नहीं मार्केट में आ गया, ये ऐसे ही आज की तारीख में हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं इतने सारे डिवाइसेस का। और आज की जनरेशन में जो जो हमारी जो दुनिया में सारे मशीन के कारण जो डिजिटलाइजेशन हो गया है, ये तो ये ऐसे ही नहीं हुआ है, ये धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं से इसका स्टार्ट हुआ है ये। तो हम क्विकली पहले ये देख लेते हैं कि जो एक टाइम के हिसाब से किस तरीके से पहले काम होता था, और हम आज की जनरेशन में किस तरीके से काम करते हैं, कैसे ये हमारे पास में मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर जो है उसका धीरे धीरे एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। तो समय के हिसाब से मशीन भी इम्प्रूवमेंट हुई, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी इम्प्रूवमेंट हुआ, और हमारा सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने के लिए जो लैंग्वेज है वो भी क्रिएटेड हुई थी। तो सबकी अपनी अपनी हिस्ट्री है। तो क्या होता था जब अर्लियर, जब कंप्यूटर पहली जनरेशन में जब कंप्यूटर बना था ये, तो उस जनरेशन में क्या होता था कि जो कंप्यूटर का पर्पस था वो ये नहीं था कि हम ऐसे कंप्यूटर को यूज़ कर लेंगे लाइक जिसे हम आज की तारीख में यूज़ करते हैं। मोबाइल, स्मार्ट वॉच, स्मार्टफोन, काफ़ी सारे तरीके से यूज़ करते हैं हम लोग।
बट पहले ये पर्पस नहीं था। पहले जब कंप्यूटर बना था तो उसका मतलब ये था कि हमको सिर्फ कैलकुलेशन परफॉर्म करना है उसमें, जस्ट हमको क्या करना है उसके अंदर एज ए कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन करने के लिए हमको एडिशन मल्टीप्लिकेशन यही परफॉर्म करना है बेसिकली। हमको ज़्यादा डिटेल में, या जो आज की जनरेशन में जो यूज़ करते हैं, काफ़ी सारे एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, ये सब पहले सोचा नहीं था। पहले पहले जो पर्पस था मशीन का सिर्फ कैलकुलेशन करने का पर्पस था ये। तो उस ड्यूरेशन में जो हमारे पास में मशीन आई, जो मशीन अवेलेबल थी, जो उस समय जो अवेलेबल था, तो उसके हिसाब से क्या हुआ है कि हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर के हिसाब से एक दौर चल रहा था। एक हमारे इस पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो कंपोनेंट्स है, तो वो कंपोनेंट्स के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम, मशीन और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी क्रिएटेड हो रहे हैं, जो भी इवोल्यूशन हो रहा है समय के हिसाब से, तो उसका एक दौर चल रहा था ये। जैसे कि मूवीज़ का एक दौर है 90s के सॉन्ग, उसके पहले 80s के सॉन्ग, तो वैसा भी का इस पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का भी एक दौर चल रहा था, जिसके अंदर समय के हिसाब से हमारा मशीन क्रिएट हो रहा था, ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट हो रहे थे और सॉफ्टवेयर क्रिएट हो रहे थे। तो ऐसा करके बेसिकली हमारे पास में जो इवोल्यूशन हुआ कंप्यूटर का, तो ऐसा करके हमारे पास में कुछ उसकी जनरेशन है, उसको हम लोग बोलते हैं ऐसे कंप्यूटर जनरेशन, कंप्यूटर एवोल्यूशन की जनरेशन, जिसके अंदर हमारे पास में फर्स्ट जनरेशन है, सेकेंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन है, फिफ्थ जनरेशन है। और अभी के समय जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, फिफ्थ जनरेशन की मशीन्स और ऑपरेटिंग सिस्टम और जितने भी हार्डवेयर यूनिट है वो हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, जैसे फिफ्थ जनरेशन के यूज़ कर रहे हैं, जो कि काफ़ी एडवांस है। तो अभी हमारे हार्डवेयर यूनिट भी एडवांस है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी एडवांस है और सॉफ्टवेयर यूनिट भी एडवांस है ऑब्वियसली। तो पहले क्या होता था, मैं क्विकली एक्सप्लेन करता हूँ। मैं जब फर्स्ट जनरेशन का जब दौर था कंप्यूटर का, तो इस दौरान डिजिटल कंप्यूटर का स्टार्ट हुआ। डिजिटल कंप्यूटर का मतलब है जिसके अंदर करंट फ्लो होता है, और करंट फ्लो होने के हिसाब से हमारा जो मशीन है अपना डिसीजन लेती है। तो इसके पहले ऐसा जो कैलकुलेशन है वो मशीन से परफॉर्म नहीं होते थे, वो डिफरेंट तरीके से होते हैं, वो हिस्ट्री तुम देख सकते हो गूगल पे। बट मैं वहाँ से बात करूँ जहाँ से डिजिटल कंप्यूटर आना स्टार्ट हुआ, जिसमें करंट का फ्लो होता है। तो बेसिकली जो हमारा जो कंप्यूटर है, तो हम बोलते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर है वो बाइनरी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है। तो वो बेसिकली जो बाइनरी लैंग्वेज होती है, तो वो लो लेवल लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज जो है वो एक तरीके का करंट का फ्लो है, एक वो स्विच है। तो जैसे कि हम लोग स्विच ऑन करते हैं तो हमारा फैन ऑन हो जाता है, हम स्विच ऑफ करते हैं तो फैन ऑफ हो जाता है। तो वैसा क्या सर्किट में करंट का फ्लो होता है, जिसमें कि 1 का मतलब है करंट फ्लो हो रहा है, 0 का मतलब है करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो वो अभी की तारीख में बहुत माइक्रो लेवल पे होता है प्रोसेसर के अंदर। उसके बेस पे क्या होता है कि करंट फ्लो होने के बेस पे हम उस जो भी अ, उस करंट के फ्लो होने से हमको जो भी रिजल्ट मिल रहा है, जो भी आउटपुट मिल रहा है, तो उसको भी हम लोग कहीं ना कहीं से डिसीजन मेकिंग लेके उसको हम लोग ऐसे आउटपुट लेते हैं। तो काफ़ी सारी इनसाइड डिजिटल डिजिटल जो सब्जेक्ट होते हैं कॉलेज के टाइम में जो हमने लर्न किए होंगे, ये डिजिटल सर्किट और डिजिटल से रिलेटेड काफ़ी सारे सब्जेक्ट होते हैं। इसके अंदर हम लोग डायोड्स, ट्रांजिस्टर, इनके बारे में हम लोग लर्न करते हैं। और ट्रूथ टेबल क्या है, और जो गेट्स होते हैं, लॉजिक गेट्स होते हैं, एंड गेट, और गेट, इसके इसके बेस पे डिसीजन होते हैं, और उसी रिजल्ट को स्टोर करके उसको कन्वर्ट करके हम लोग ऐसा मशीन में आउटपुट के तौर पे आज की जनरेशन में जो हम लोग देखते हैं हमारे मॉनिटर पे, सिस्टम पे, तो वो आउटपुट है वो अंदर से इस तरीके से कैलकुलेशन होता है। तो काफ़ी सारे उसके लिए अंदर सर्किट के पैटर्न होते हैं, जो कि एक प्रोसेसर के अंदर होते हैं या मदरबोर्ड के अंदर होते हैं। हमको इतना डेप्थ में नहीं जानना है, हमको ऊपर ऊपर
जस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न करने के पहले थोड़ा सा नॉलेज लेना है कि पहले क्या होता था और अभी क्या होता है, और अभी हम लर्न कर रहे हैं तो उसके पहले क्या स्टोरी हुई है, जिससे कि उनको हमारे सब्जेक्ट में थोड़ा इंटरेस्ट आता है। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जब आए थे स्टार्टिंग में, तो ये मैंने क्या हुआ है कि कुछ कैटेगराइज किया हुआ है ये। तो फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर होता था, जो कि आज की जनरेशन में तुम्हारे एक स्मार्ट वॉच के उस पर एक हाथ पे आ गया, लेकिन पहले का जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था ये, तो ये कंप्यूटर एक कमरे के साइज़ का कंप्यूटर था ये, काफ़ी हैवी वेटेड कंप्यूटर था ये। इसके बारे में देख सकते हो गूगल पे, ये एनिक इलेक्ट्रॉनिकल न्यूमेरिकल इंटीरियर कंप्यूटर। इसका पर्पस था जस्ट कैलकुलेशन परफॉर्म करने का। पहले कंप्यूटर ये सोच के नहीं बने थे कि उसका यूज़ हम आज की जनरेशन में सोशल मीडिया पे, फेसबुक, ट्विटर इस तरीके से यूज़ कर रहे होंगे। अभी काफ़ी एडवांस है। तो पहले जस्ट कैलकुलेशन के पर्पस था कि हम लोग कुछ उसके अंदर एज ए इनपुट पास करें और हमको ऐसे वो आउटपुट मिल जाए उससे। तो उस पर्टिकुलरली रिजल्ट जो है, जो हैवी कैलकुलेशन है, हैवी मल्टीप्लिकेशन है, हैवी एडिशन है, जस्ट अब वो हमको ऐसे इनपुट हम पास करें, हमको आउटपुट मिल जाए, वो आउटपुट को हम लोग स्टोर कर लेते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का साइज़ काफ़ी बड़ा था, और उस जनरेशन में क्या होता था कि जो डिसीजन मेकिंग जो होती है, यहाँ कैलकुलेशन परफॉर्म होते हैं, तो आज की जनरेशन में जो कैलकुलेशन परफॉर्म होते हैं, इंस्ट्रक्शन जो प्रोसेस होते हैं वो होते हैं प्रोसेसर में, सीपीयू में, जिसको हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। तो उस समय में ये चिप नहीं थी। उस समय जो कैलकुलेशन करने के लिए जो पूरा डिवाइसेस होते थे, वो होते हैं थे वैक्यूम ट्यूब बेस्ड के ऊपर पूरा सर्किटरी डिज़ाइन था, जो कि अभी सिंगल चिप में है। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में एक पूरा की पूरा सर्किटरी के अंदर ऐसे वैक्यूम ट्यूब थी, और वो 17 या 18,000 या 19-20,000 ऐसी कुछ वैक्यूम ट्यूब्स थी विथ इन सर्किटरी। और उसके बेस पे क्या होता था, करंट का फ्लो पास करते थे और इनपुट पास होता था, और उस पर से हम लोग एज ए रिजल्ट लेते थे, एज ए आउटपुट। तो जो डिसीजन मेकिंग होती है, जो हम लोग बाइनरी लैंग्वेज होती है, वो होती है एज ए डिजिटल करंट के फ्लो के बेस पे, जिसमें करंट पास हो रहा तो हम लोग उसको बोलते हैं 1, जिसमें करंट पास नहीं होता जिसको हम बोलते हैं 0। उस पर सर्किट अपने कैलकुलेशन परफॉर्म करती है, और उसी सर्किट को जो हम लोग रीड करके हम लोग उससे आउटपुट एक्सपेक्ट करते हैं। तो उसके लिए जो डिसीजन पहले होते थे वो बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब बेस्ड थे। और एज ए यदि हम लोग आज की तारीख में जो कीबोर्ड का यूज़ करते हैं इनपुट देने के लिए, उस समय ये पंच कार्ड का यूज़ होता था। ये पंच कार्ड के अंदर एक वो लकड़ी का गत्ता होता था जिसमें कि होल होते थे, तो उससे से 0-1 जो है वो मशीन को पास होता था। तो वो बेसिकली एक कंप्यूटर का ऑपरेटर था, वो करता था, वो पंच कार्ड रीडर का यूज़ करके। मैनुअली होते थे, ऑटोमेटिक नहीं था कि हम लोग कीबोर्ड में प्रेस करा और हमारा इनपुट पास हो गया है। पहले पहले मैनुअली जो होता था पहले ये, तो हमको बाइनरी लैंग्वेज में हमारा इनपुट पास करना पड़ता था। बाइनरी लैंग्वेज में इनपुट पास करने का मतलब है कि करंट का फ्लो कैसे करवाना है, ये हमको मैनुअली पास करना है वहाँ से। तो उसके बेस पे जो एक काफ़ी समय लगता था हमको इनपुट पास करने के लिए और आउटपुट लेने के लिए। और ये कोई ऑपरेटर करता था मैनुअली, कोई मॉनिटर नहीं था उसमें किसी भी तरीके का। जस्ट जो डिसीजन मेकिंग है वैक्यूम ट्यूब बेस्ड पे। और जो आउटपुट आता था वो आउटपुट ऐसा पेपर टेप पे आता था, वो भी ऐसे ये होल के मीडियम में आता था। यहाँ पर जो हमको होल दिख रहे हैं उसका मतलब है 0, जहाँ होल नहीं है उसका मीनिंग है 1। तो ये आउटपुट जो हमारा है वो टेप के अंदर है, और जो हमारा इनपुट है वो उसके अंदर है। और ऐसे हमको क्या करना है कि जो इसी को स्टोर करके रखना है एज ए रिकॉर्ड में। ऐसा नहीं जो अभी के समय में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है वहाँ पर हमारा डेटा स्टोर हो गया है, या फिर जैसा कि हम लोग आउटपुट ही हमारा मॉनिटर पे देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उस समय इनपुट भी एक फिजिकली एक कार्डबोर्ड से जा रहा है और आउटपुट भी इससे आ रहा है, और इसके बेस पे वैक्यूम ट्यूब के बेस पे डिसीजन हो रहे हैं, कैलकुलेशन हो रहे हैं। कैलकुलेशन भी बस एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन इसी टाइप में कैलकुलेशन। तो
कुछ थाउजेंड ऑफ कैलकुलेशन करने में ये सक्षम था, आप बोल सकते हो, विथ इन, जो कि आज के समय में हम लोग जो बोलते हैं हमारे प्रोसेसर की स्पीड इतना गीगाहर्ट्ज़, कितने गीगाहर्ट्ज़ जो है वो विद इन सेकेंड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है हमारा सीपीयू। लेकिन उस समय सिर्फ 1000 ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो पाते थे विद इन अ सेकेंड। ये डिपेंड करता था उस पर ये। फिर काफ़ी स्लो थे, और जो भी हमको इनपुट है जैसे पंच कार्ड में हमको ऐसा रीड करके पास करना है, और इस पंच कार्ड पे जो भी हमारे इनपुट है तो टेम्परेरी परफॉर्म करने के लिए बहुत बहुत बड़े बड़े मैग्नेटिक ड्रम होते थे, जो कि आज की तारीख में जो रैम है, जो कि बहुत ही माइक्रो लेवल पे, जो कि हमारे हम लोग जो रैम है जिसको हमारे हाथ में आ सकती है, हमारे फिंगर के साइज़ की रैम है, उसके पहले बहुत बड़े बड़े मैग्नेटिक ड्रम थे जिसमें हम लोग टेम्पररी एज डेटा स्टोर होता था इस मैग्नेटिक ड्रम में। और जो भी हमारा आउटपुट है वो ऐसे ये पेपर टेप पे आ जाता था, और कोई ऐसा सेकेंडरी स्टोरेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि ये डेटा को हम लोग परमानेंटली यूज़ कर पा रहे हैं, कि फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हैं, या वो हमेशा के लिए स्टोर हो गया, ऐसा कुछ नहीं। जस्ट हमको ऐसे इनपुट ऐसे पंच कार्ड पास करना है, कोई मॉनिटर नहीं, कोई कीबोर्ड नहीं है, और सीधे आउटपुट लेना है इसमें, और इसी आउटपुट को हमको रखना है। जो भी हमारे पास में हैवी कैलकुलेशन है वो ऐसे पेपर टेप के फॉर्म में हमारे पास में ऐसा स्टोर रहता था ये। और काफ़ी समय लगता था कैलकुलेशन करने के लिए। हो सकता है जो हम कभी हैवी इनपुट दे दें तो वो हैवी इनपुट 3 आवर्स 4 आवर्स 3 डेज 4 डेज किसी भी तरीके से हो सकता था जब डिजिटल कंप्यूटर आना स्टार्ट हुए थे। किसी तरह कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पर रोल में आता है जहाँ पर हम लोग हार्डवेयर और एक यूज़र या हमारा जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में जो हेल्प करता है। यहाँ पर हम लोग मशीन से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायर्ड यहाँ पर पहले था ही नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम इस जनरेशन में क्या ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो पहले कैलकुलेशन के पर्पज़ से था। कोई कंप्यूटर का एवोल्यूशन किसी भी चीज़ का स्टार्ट जैसे होता है उसी तरीके से कंप्यूटर का भी ऐसा स्टार्ट हुआ था। तो डिसीजन मेकिंग जो होती है वो वैक्यूम ट्यूब बेस्ड थी। तो हम लोग वोल्टेज पे डिसीजन लेते हैं, उस डिसीजन को स्टोर करते हैं, और उसी के को कन्वर्ट करके हम लोग ऐसे आउटपुट, जो आज की जनरेशन में हम लोग आउटपुट लेते हैं, कहाँ पर लेते हैं, मॉनिटर पे लेते हैं, हार्ड डिस्क में या सेकेंडरी स्टोरेज में उसको प्रिंट करवाते हैं, या नेटवर्क के थ्रू उसको हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं आउटपुट को कन्वर्ट करके ये करके। तो काफ़ी सारे कन्वर्जन होते हैं आज की जनरेशन के कंप्यूटर में वो आउटपुट को देखने के लिए। बट पहले जस्ट वो आउटपुट है उसको हम लोग फिजिकली कहीं ना कहीं पर इस तरीके से स्टोर करते थे पहले ही। तो ये काफ़ी ओल्ड जनरेशन है, 1940 से लेकर 1950 या 55 तक ऐसा कुछ इस दौरान इस तरह के कंप्यूटर थे। तो और ये एक तरीके के कोई जनरल पर्पस कंप्यूटर नहीं है। कंप्यूटर भी काफ़ी सारे टाइप के होते हैं, लाइक स्पेसिफिक पर्पस या जनरल पर्पस, या जो कि सुपर कंप्यूटर जो है, या कोई रियल टाइम कंप्यूटर है जो कि स्पेस में यूज़ हो रहे हैं, या फिर कुछ कंप्यूटर ऐसे हैं जो सिर्फ मेडिकल इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं जैसे कि हम लोग देखते हैं। तो कंप्यूटर भी काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं। जो हम लोग लैपटॉप या पर्सनल कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो एक तरीके का पर्सनल कंप्यूटर है, वो जनरल कंप्यूटर है, जनरल पर्पस कंप्यूटर है, वो स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर नहीं है। उसकी भी काफ़ी सारी कैटेगरी है। बट किसी भी टाइप का कंप्यूटर हो सबके अंदर ये यूनिट है, सीपीयू है, रैम है, हार्ड डिस्क है, डेटा को प्रोसेस करने के लिए यूनिट है, स्टोर करने के लिए यूनिट है। तो इसलिए मैं जनरल लैंग्वेज में मशीन बोलता हूँ मैं। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर आए, सेकेंड जनरेशन में कंप्यूटर जो आए, तो फर्स्ट जनरेशन में प्रॉब्लम ये था कि जो वैक्यूम ट्यूब है इसका ये काफ़ी हीट प्रोड्यूस करते थे और काफ़ी सारे इसके अंदर गर्म करते थे। तो उसको कूलिंग करने के लिए जो कमरा है, क्योंकि कंप्यूटर की साइज़ ही कमरे के बराबर था ये,
तो उसको ठंडा रखने के लिए काफ़ी सारे कूलिंग सिस्टम लगाने पड़ते थे, उसमें हमें काफ़ी हीट होता था और ये फ्यूज़ काफ़ी जल्दी होते थे, ये ख़राब जल्दी होते थे, तो उसको रिप्लेस करना पड़ता था बार बार। तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था ये। कैलकुलेशन तो हो रहा है बट काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। तो इस तरीके का कंप्यूटर पहले उस सेकेंड वॉर में यूज़ किया था, वो भी एक स्पेसिफिक पर्पस से किया था, कुछ कैलकुलेशन करने के लिए किया था इस तरीके का कंप्यूटर। और जब कोई भी डिवाइस जब भी होता है जनरेशन के हिसाब से उसका एवोल्यूशन होता है, तो उसके अंदर काफ़ी सारे हम लोग समय के हिसाब से हमको देखना पड़ता है वो कितना पोर्टेबल है, बिजनेस के हिसाब से कितना यूज़ हो रहा है, या हमारे रियल टाइम में प्रॉब्लम कितनी सॉल्व कर रहा है ये। तो ये कंप्यूटर जिस भी ये एनिक जिस भी कंपनी ने बनाया, जो भी लोगों ने बनाया, वो सिर्फ उसी कंट्री के लिए या उसी के उनके कुछ पर्पस के लिए यूज़ हुआ, इसका कोई जनरल पर्पस यूज़ नहीं था। अभी जो हमारे पास में या दुनिया में या लोगों के पास में कंप्यूटर आना स्टार्ट हुए, एज ए पर्सनल कंप्यूटर वो कंप्यूटर यूज़ करने लगे, वो फोर्थ जनरेशन से करने लगे। उस समय कंप्यूटर पोर्टेबल हुआ। पोर्टेबल होने का मतलब ये है, अफोर्डेबल भी हुआ, पोर्टेबल भी हुआ, जिसको हम लोग मूवमेंट कर सकते हैं, असेंबल कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। तो तब वो एज ए जनरली अवेलेबल हुआ, इसलिए हम लोगों को जो कंप्यूटर देखने को मिलते हैं स्कूल में, जो बड़े बड़े कंप्यूटर P4 P5 पेंटियम 4 5 इस तरह के कंप्यूटर देखने को मिलते थे पहले, तब अवेलेबल होना स्टार्ट हुए। नहीं तो उसके पहले कंप्यूटर का स्कोप सिर्फ पोर्टेबल नहीं थे, एक ही जगह पर रख सकते थे, या फिर जो कंपनियां बनाती थी सिर्फ उन्हीं के पास में अवेलेबल थे। वो कमर्शियल यूज़ भी करना है तो उनकी जगह पे जाके वहाँ पर इनपुट देना, उससे आउटपुट लेना, वो हमको लेकर आना है। हम लोग पर्पसली अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम लोग मशीन को नहीं रख सकते थे। फिर सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर आए। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में क्या हुआ कि चीज़ें और एडवांस हुई, जहाँ पर वैक्यूम यूज़ होते थे कैलकुलेशन के लिए सर्किटरी में, वहाँ पर ऐसे ट्रांजिस्टर यूज़ होने लगे। ट्रांजिस्टर ये कॉलेज के टाइम पे पढ़ा होगा, पी टाइप एन टाइप ट्रांजिस्टर होते हैं जिसमें करंट का फ्लो होता है। तो करंट के फ्लो के लिए ट्रांजिस्टर यूज़ होने लगे, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे जो हमारे जो बाइनरी नंबर है वो स्टोर होते हैं ट्रांजिस्टर में। स्टोर होने का मतलब ये है कि इसमें से करंट फ्लो हो गया तो 1, उस ट्रांजिस्टर में करंट फ्लो नहीं हुआ तो उसका मीनिंग हो गया 0। तो ट्रांजिस्टर यूज़ होने लगे। और एज ए प्राइमरी मेमोरी मैग्नेटिक कोर एक तरीके का डिवाइस है, वो यूज़ होता था। इनपुट अभी भी पंचे कार्ड से ही आ रहे थे और आउटपुट अभी भी पेपर टेप से ही आ रहा था। बट यहाँ पर एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ था जिसको हम लोग बोलते हैं बेज ऑपरेटिंग सिस्टम। वो पहली जनरेशन में तो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम था नहीं, डायरेक्ट मशीन को इनपुट दे रहे थे और सीधे आउटपुट ले रहे थे। और एज ए कैलकुलेशन करने के लिए एज ए प्रोसेसर जो हमारा सर्किटरी है वो किस पर डिपेंड था, ट्रांजिस्टर पर डिपेंड था पूरा। और कोई भी हम लोग एज ए इनपुट दे रहे हैं तो प्राइमरली हम लोग उस इनपुट को कहाँ पर रखते थे, एज ए मैग्नेटिक कोर में रखते थे। और जो भी हमारा आउटपुट आता था तो उसको हम लोग प्रिंटर तो पेपर टेप पे करते थे, लेकिन इस जनरेशन में मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क, जो कि बहुत बड़ी बड़ी रील होती है, तो ये मैग्नेटिक टेप और या मैग्नेटिक डिस्क। तो मैग्नेटिक टेप ये ओल्ड समय में किसी ने जो ऐसे पहले गाने सुनते थे तो एक तरीके की कैसेट होती थी जिसके अंदर रील घूमती है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक टेप। इसमें हमारा क्या होता है, डेटा स्टोर होता था पहले एज ए सेकेंडरी मेमोरी। और उसी का एक फॉर्म आया जिसको हम लोग बोलते थे मैग्नेटिक मैग्नेटिक डिस्क। ये काफ़ी बड़ी बड़ी होती थी ये मैग्नेटिक डिस्क। तो ये एज ए प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी यूज़ होने लगी सेकेंड जनरेशन में। थोड़ा सा नेक्स्ट जनरेशन में थोड़े से और रिवोल्यूशन हुए। फिर इनपुट के लिए पंच कार्ड ही था, पेपर टेप पे आउटपुट आ रहा था। बट जो इस दौरान क्या हुआ कि एक बेच ऑपरेटिंग सिस्टम
का स्टार्टिंग हुआ, तो हम लोग ये देखते हैं कि जब हमारी हार्डवेयर यूनिट में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपोनेंट में, तो जैसा जैसा समय आ रहा है तो मशीन भी जो है उसका भी एडवांस होती जा रही है और ऑपरेटिंग सिस्टम भी नया नया एडवांस होते जा रहा है। तो इसी जनरेशन में क्या हुई थी कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई थी जिसको हम लोग बोलते हैं कोबल, फोटोन, और असेंबली लैंग्वेज भी इसी दौरान यूज होने लगे कि हम लोग यहाँ पर मैनुअली हमको इंस्ट्रक्शन पास करने पड़ते थे बाइनरी में। लाइक जो भी सर्किट है उसके अंदर हम लोग करंट फ्लो कर रहे हैं तो स्विच मैनुअली हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं, और सर्किट हमारा डिसीजन ले रहा है और हमको वो आउटपुट जो आ रहा है फिर वो आउटपुट को हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं। बट यहाँ पर क्या हुआ है कि कुछ असेंबली लैंग्वेज यूज़ करने लगे, मतलब मशीन में कुछ ऐसे कोड डले हुए थे कि हम लोग पर्टिकुलरली उस कोड का यूज़ करते थे या फिर हम लोग उस तरीके का स्विच क्रिएट करते थे तो ऑटोमेटिकली वो उस जो असेंबली लैंग्वेज होती है वो उसके बिहाइंड पे ऐसे इनपुट पास हो जाता था। ये तो एक तरीके के कोड होते हैं, मतलब उसको हम लोग निमोनिक कोड बोलते हैं। जैसे कि हम लोग कीबोर्ड में कोई बटन प्रेस कर रहे हैं तो उसके बिहाइंड में क्या है कि एक बाइनरी नंबर है वो कंप्यूटर के अंदर पास हो रहा है। वो 8 डिजिट बाइनरी नंबर हो सकता है या 16 डिजिट बाइनरी नंबर हो सकता है वो। तो वैसा ये भी एक इंस्ट्रक्शन कोड है ये। तो मैनुअली हमको इस जनरेशन में पास नहीं करना था। यहाँ इस जनरेशन में क्या हुआ है कि ये इस तरीके की लैंग्वेजेस आई जिससे कि काम थोड़ा और आसान हुआ और स्पीड यहाँ पर ट्रांजिस्टर यूज़ होने लगे। तो कंप्यूटर का साइज़ क्या हो गया, यहाँ से छोटा हो गया और थोड़ा सा फास्ट हो गया ये। तो वैक्यूम यूज़ करें तो काफ़ी साइज़ बड़ा था, बट ट्रांजिस्टर यूज़ करते तो कंप्यूटर का साइज़ छोटा हो गया और स्पीड बढ़ गई प्रोसेसर की। यहाँ पर डेटा का कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट हो गया। तो यहाँ पर हम लोग बोलते हैं इसे मिली सेकेंड इंस्ट्रक्शन। जो एक स्पीड होती है एवरेज स्पीड जो बोलते हैं वो कुछ मिली सेकेंड में कैलकुलेशन परफॉर्म होने लगे, जो कि हम लोग जैसे कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं और जो हमको रिजल्ट मिलता है तो कुछ मिली सेकेंड में हमको रिजल्ट मिलने लगा। तो जैसे समय बदला और थोड़ा सा डिवाइस चेंज हुए, स्पीड और बढ़ी, और इनपुट देने के लिए और आउटपुट देने के लिए हमारे पास में एज ए पंच कार्ड यूज़ होता था, पेपर टेप यूज़ होता था। बट हमारे पास में जो रिस्पॉन्स है वो फास्ट आने लगा क्योंकि हम लोग ट्रांजिस्टर और मैग्नेटिक और मैग्नेटिक टेप काफ़ी सारे जो एवोल्यूशन हुए समय के हिसाब से। तो इस जनरेशन में जो लैंग्वेज का स्टार्ट हुआ आना वैसे कोबोल, फोटोन असेंबली लैंग्वेज थी। तो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए बाइनरी में एक असेंबलर का यूज़ होता है। असेंबलर का काम होता है कि जो कन्वर्जन करता है, तो असेंबलर कन्वर्ट करता था। अब और इस समय एक ऑपरेटिंग सिस्टम आया जिसको हम लोग बोलते थे बेच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बेसिकली क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के एवोल्यूशन में हम कोई सुनने में आता है कि एक टाइप ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का बेच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बेच ऑपरेटिंग सिस्टम में ये होता था कि जो हम लोग इनपुट पास कर रहे थे वो एज ए जो जॉब होते हैं हमारे पंच कार्ड के उसका हम लोग बेच क्रिएट करते थे। उसमें सिमिलर जॉब होते थे और उसको एक ही बार में पास करते थे उससे। तो इससे बेच बेच ऑपरेटिंग सिस्टम से काफ़ी सारे जो इनपुट है वो एक ही बार में पास होते थे और थोड़ा सा काम फास्ट हो गया, जिससे कि हमको हमको एक बार में एक ही जॉब नहीं क्रिएट कर रहे हम लोग, मल्टीपल जॉब को जो बेच है एक ही बार में हम लोग उसका आउटपुट ले सकते थे ये। तो बेच ऑपरेटिंग सिस्टम का इस समय एवोल्यूशन हुआ था। फिर धीरे धीरे आगे की जनरेशन हुई। इस समय का कंप्यूटर इस तरीके का दिखता था। तो पहले फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था तो वो तो एक रूम के साइज का था। सेकंड जनरेशन का था तो वो इस टाइप का था, बट स्टिल इतना बड़ा कंप्यूटर जो है वो सभी के लिए अफोर्डेबल नहीं है। और पोर्टेबल तो है बट इतना पोर्टेबल भी नहीं है कि इजीली उसको मूवमेंट कर सके। और ये भी हीट प्रोड्यूस करता था, ट्रांजिस्टर भी हीट प्रोड्यूस करते थे ये। ऐसा नहीं है कि ये हीट प्रोड्यूस नहीं करते थे, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्टर था और हीट प्रोड्यूस ये भी करते थे। इसको भी कूलिंग करना पड़ता था। जितने भी जो भी तरीके से हम लोग कूलिंग करते थे फर्स्ट जनरेशन में, इसको भी कूलिंग करना पड़ता था, इसको भी ठंडी जगह पे रखना पड़ता था। तो अ,
फिर सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के बाद में जब थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर आए, तो कहीं ना कहीं पर हम जो अभी जो भी डिवाइस हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, तो वो उसका इंटरेक्शन जो है यूजुअली वो थर्ड जनरेशन से स्टार्ट हुआ, जो कि अभी हम आज के समय में देखते हैं। तो जो भी हमको देखने में आ रहे हैं डिवाइसेस, वो सब डिवाइसेस का जो दौर था वो ऐसे थर्ड जनरेशन में स्टार्ट हुआ, फोर्थ जनरेशन में वो यूज़ होने लगा बेसिकली। फिफ्थ में तो हम कर ही रहे हैं। तो इस समय क्या हुआ कि हमारा जो जहाँ पर हम लोग एज ए ट्रांजिस्टर यूज़ करते थे, तो क्या होता है कि एक ट्रांजिस्टर के अंदर एक बाइट स्टोर होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि इंटीजर में 8 बाइट है, इंटीजर में जैसे कि एक बाइट है, इसमें 8 बिट है, तो वो एक बिट जो होती है वो उसमें स्टोर होती है, एक ट्रांजिस्टर में स्टोर होती है। तो यदि हमको एक ही बार में काफ़ी सारी बिट्स रखना हो, काफ़ी सारा डेटा स्टोर करना रहे, तो इतने सारे ट्रांजिस्टर लग जाएंगे, तो 1000 ऑफ ट्रांजिस्टर लग जाएंगे, 100 ऑफ ट्रांजिस्टर लग जाएंगे। तो जितने ट्रांजिस्टर रहेंगे उतना डेटा प्रोसेस हो पाएगा, और जितना डेटा प्रोसेस हो पाएगा उतनी प्रोसेसर की स्पीड होगी। तो इसमें ट्रांजिस्टर का तो यूज़ कर रहे थे, बट इतना डेटा प्रोसेस नहीं हो सकता था, क्योंकि कुछ 1000 या कुछ 100 ऑफ ट्रांजिस्टर यूज़ होते थे। बट धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजी चेंज हुई, फिर इंटीग्रेटेड सर्किट आए, और इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर क्या होते हैं कि काफ़ी सारे उसके अंदर छोटे छोटे ट्रांजिस्टर होते हैं, जो कि ना सिलिकॉन चिप के अंदर होते हैं। वो मतलब मैनुअली इतने बड़े बड़े ट्रांजिस्टर नहीं होते, वो छोटे छोटे ट्रांजिस्टर हुए। अब ये सिलिकॉन की चिप होती थी ये। अब ये सिलिकॉन का एक सेमी कंडक्टर मटेरियल है ये, अब उसमें हमारा डेटा स्टोर हो रहा है। उसके अंदर छोटे छोटे ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर मतलब जो भी डेटा स्टोर करने के जो भी कैपेबल है, तो वो मटेरियल है। और वो मटेरियल ऐसा रिप्लेसमेंट है ऐसे जो बड़े बड़े ट्रांजिस्टर का जो कि पहले यूज़ होते थे। तो उससे क्या हुआ कि साइज छोटा हो गया, और यही जो हमको मदरबोर्ड में काफ़ी सारे तरीके के ऐसे आईसी देखने को मिलती है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट है, जिससे कि कंप्यूटर का साइज़ और छोटा हो गया, और कंप्यूटर का साइज़ छोटा होने से ज़्यादा पोर्टेबल हो गया ये। और इसके अंदर ट्रांजिस्टर है, तो ट्रांजिस्टर बाहर नहीं होते हुए ट्रांजिस्टर इसके अंदर हो गए, और काफ़ी सारे इंटीग्रेटेड सर्किट लगते थे कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए। फिर अगेन वही है, करंट का फ्लो हो रहा है, उसके बेस पे डिसीजन मेकिंग हो रही है। तो जब काफ़ी 1000 ऑफ ट्रांजिस्टर यदि किसी इंटीग्रेटेड सर्किट में आ जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि काफ़ी सारा डेटा हम लोग एक बार में प्रोसेस कर पाएंगे, तो स्पीड और बढ़ जाएगी। तो पहले जो हमारा चीज़ों में मिली सेकेंड टाइम लगता था, वो माइक्रो सेकेंड में टाइम लग गया कैलकुलेशन परफॉर्म होने के लिए। तो पहले के जो कंप्यूटर थे वो सिर्फ कैलकुलेशन के पर्पज से थे, बट एज ए कंप्यूटर का जो अदर यूज़ हुआ वो सिर्फ फोर्थ जनरेशन से हुआ है। कैलकुलेशन को छोड़ के जो भी हम लोग ऐसे म्यूजिक प्ले करते हैं, या काफ़ी सारी जो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, या उसको नेटवर्किंग में लेते हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में, दो कंप्यूटर दो मशीन आपस में कम्युनिकेट कर रही है। बट पहले सिर्फ कैलकुलेशन ही हो जाए, वो भी जल्दी हो जाए, वही बहुत बड़ी बात थी। तो थर्ड जनरेशन में यहाँ से थोड़ा सा एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। यहाँ से हम लोग जो अभी के समय जो हम लोग देखते हैं कंप्यूटर्स, तो वो इस समय से स्टार्ट हुए हैं, जो कि हमको भी देखने में आते हैं। फिर एज ए प्राइमरी मेमोरी और एडवांस हुई, तो हम लोग मैग्नेटिक कोर का यूज़ करने लगे इंस्टेड ऑफ मैग्नेटिक कोर पहले भी यूज होता था, लेकिन यहाँ पर क्या लार्ज साइज मैग्नेटिक कोर, मतलब ज़्यादा डेटा हम लोग स्टोर कर सकते थे, प्रोसेसिंग डेटा जो कि रैम। समय के हिसाब से मैंने जैसे बोला कि समय के हिसाब से हमारा हार्डवेयर जो यूनिट है मशीन, वो भी क्या हो रही है कि एडवांस हो रही है। समय के हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम भी एडवांस हो रहा है, और समय के हिसाब से नई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी आ रही है, जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं। तो C++, जावा, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, ये भी धीरे धीरे करके नई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आने लगी समय के हिसाब से। जैसे इसलिए मैं कंप्यूटर की जनरेशन बता रहा हूँ मैं, कि कैसे हम लोग कोई सब्जेक्ट लर्न करते हैं, तो
हमारा इंटरेस्ट आया उसमें कि कैसे उसका एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, क्योंकि जहाँ जब क्यूरियोसिटी होती है जब भी सब्जेक्ट लर्न करने में इंटरेस्ट आता है। तो बेसिकली जब थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर आए तो इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी यूज़ होने लगी है। आईसी के अंदर काफ़ी सारे ट्रांजिस्टर होते हैं और आईसी भी काफ़ी सारे टाइप की आईसी होती है, सबका अपना अपना पर्पस होता है। तो उस पर्टिकुलरली आईसी में हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन परफॉर्म करते थे। कंप्यूटर का साइज छोटा हुआ, कंप्यूटर पोर्टेबल हुआ, पोर्टेबल होने से और इस दौरान का जो कंप्यूटर था वो इस तरीके का दिखता था, वो जिसके अंदर कंप्यूटर के अंदर ही एक कीबोर्ड है, उसी में ही कीबोर्ड है और एक मॉनिटर है, और मॉनिटर के तो कोई ग्राफिक्स ही नहीं है, जो भी दिख रहा है वो एज ए कैरेक्टर फॉर्मेट में है, मतलब हमको सिर्फ कमांड देना है उसमें, और उसके अलावा उसके अंदर कुछ नहीं है। बस वैसा ब्लैक स्क्रीन का कंप्यूटर है ये, थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है ये। तो इसके उसमें भी मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क, तो जो जैसा कि अ, अभी हम लोग जो हार्ड डिस्क का जो बोलते हैं वही मैग्नेटिक डिस्क की एक तरीके की, लेकिन टाइम के हिसाब से साइज छोटा होता जा रहा है। पहले वो थोड़े साइज में बड़े थे क्योंकि उसमें डेटा स्टोर करने के लिए, डेटा को रीड करने के लिए कंपोनेंट जो होते थे काफ़ी बड़े बड़े होते थे। तो मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क काफ़ी समय से यूज़ हो रही है, आज भी होती है, समय के हिसाब से आई आज भी यूज़ होती है ये, ऐसा नहीं नहीं होती है। बट वो इसी को साइज छोटा कर दिया गया और इसी को थोड़ा सा और एडवांस कर दिया है डेटा रीड करने के लिए, डेटा राइट करने के लिए। तो और जो मैग्नेटिक कोर है उसका साइज यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया है, और इनपुट अब कीबोर्ड से इनपुट आने लगा, लेकिन इस समय का जो कीबोर्ड था वो इंटीग्रेटेड था, वो साथ में था वो, ऐसा नहीं कि आज के समय में ब्लूटूथ बेस्ड या वायर्ड बेस्ड कीबोर्ड है। पहले वो इंटीग्रेटेड था उसी के अंदर, सर्किट के अंदर ही, और आउटपुट जो था वो मॉनिटर के अंदर आ रहा था। और इस समय ऑपरेटिंग सिस्टम जो थे वो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आया, टाइम शेयरिंग, रिमोट प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इस समय उसका एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब है कि पहले के जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो एक ही बार में सिर्फ एक ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के केपेबल थे वो, बट हमको मल्टीपल प्रोग्राम एक बार में हमको क्या करना है, एग्जीक्यूट करवाना है। तो क्या होता था कि ऑपरेटिंग सिस्टम जब स्टार्टिंग में जब कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आया, जैसा कि कोई बेच ऑपरेटिंग सिस्टम था, जैसा कि मैंने पहले बोला ये, तो बेच ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक जॉब का जो पेज एग्जीक्यूट हो रहा है एक ही बार में। बट क्या होता था कि पहले जो हमारे पास में जो रिसोर्स है जहाँ पर एग्जीक्यूशन परफॉर्म होना है, जो हमारा डिवाइस है, तो उस पर्टिकुलरली डिवाइस पहले तो इतना एडवांस थे नहीं। तो जब बेच क्रिएट हो रहा है, ऑपरेटर बेच लोड कर रहा है, ऑपरेटर बेच लोड करने के बाद जब कैलकुलेशन परफॉर्म हो रहा है उसमें और सीधे रिजल्ट आ रहा है, इस बीच में जब आउटपुट प्रिंट हो रहा है या जब ऑपरेटर अपना ऐसा पंच कार्ड लोड कर रहा है, तो उस दौरान जो डिवाइस है वो फ्री है, आइडल स्टेट में है, सीपीयू जो है वो आइडल स्टेट में है। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग थे, जब प्रोसेस हो रहा जब भी प्रोसेस हो सकता था प्रोसेसर का यूज़, और जब प्रोसेस नहीं हो रहा जब तक वो आइडल कंडीशन में है। अब ये धीरे धीरे एवोल्यूशन हुई, एवोल्यूशन करने के बाद जब मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आया तो सीपीयू को बिजी रखा गया कि जब सीपीयू एक काम कर रहा है तो दूसरा काम, जब वो सीपीयू फ्री है तो वो दूसरा काम कर ले, दूसरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर ले। जैसे कि आज के समय में जो ऑपरेटिंग सिस्टम में कितने एडवांस है, एक ही बार में कितनी सारी प्रोसेस देखो यहाँ पर रन हो रही है। जो हमारा सीपीयू है क्रोम भी चला रहा है, यहाँ पर जो दूसरे सॉफ्टवेयर है उसको भी ऑपरेट कर रहा है, जो दूसरे डिवाइसेस है। तो आज के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी टास्किंग, टाइम शेयरिंग, नेटवर्क, जो नेटवर्क है उसको मैनेज कर रहा, सब कर रहा है, इतने एडवांस है। उस समय इतने एडवांस नहीं थे, वो एक ही काम कर ले वही बहुत थे। फिर एक के साथ में मल्टीपल वर्क कर ले तो उसके लिए फिर मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आए, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आए, कि जो कि बहुत सारे टास्कों को काम दे सके, साथ में उनके बीच में टाइम मैनेजमेंट कर सके, मतलब कुछ भी करना है हमको सीपीयू को बिजी रखना है। इन शॉर्ट ये था उसका मीनिंग। ये रिमोट प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें कि दो मशीनें आपस में कम्युनिकेट कर सकती है।
एक मशीन का जो इनपुट है दूसरी मशीन वहाँ पर रीड कर रही है, उसके प्रोसेसर में प्रोसेस करवा रही है, दूसरे का इनपुट हमारे प्रोसेसर में प्रोसेस हो रहा है। तो ये भी इवोल्यूशन उस समय इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, जैसे कि हम लोग ब्राउज़र से डेटा एक्सेस कर रहे हैं ये रिमोटली, किसी भी वेबसाइट का डेटा हम एक्सेस कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उसके सर्वर से डेटा उठा के ला रहे हैं और हम लोग हमारे मशीन पे ले रहे हैं। मतलब उसका भी सीपीयू यूज़ हुआ और हमारा भी सीपीयू यूज़ हुआ, उसका भी हार्डवेयर यूज़ हुआ, हमारा भी हार्डवेयर यूज़ हुआ। तो किसकी हेल्प से हुआ? नेटवर्क की हेल्प से हुआ। हमारे बीच में क्या हुआ, नेटवर्क आ गया, तो उस समय रिमोट प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई। अब इस समय इतनी नहीं थी एडवांस कंप्यूटर नेटवर्किंग, बट दो सिस्टम आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे थे और उनके कम्युनिकेशन करने के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा होना चाहिए। हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम की भी थोड़ी हिस्ट्री देखेंगे साथ में, मैं जनरेशन की बात कर रहा हूँ मैं। और इस जनरेशन में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और आई, एल्गोल, एडा, पास्कल और फोटोन कोबोल और थोड़ा एडवांस होके आई है, थोड़े और नए फीचर के साथ में आई हैं, जैसा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नए नए फीचर ऐड होते हैं। तो जिससे क्या हो गया कि कंप्यूटर का साइज छोटा हो गया और पोर्टेबल हुआ ये, बट ये अफोर्डेबल सभी के लिए नहीं हुआ ये कि इसको कोई भी अफोर्ड कर सकता है। जिसके पास में पैसा है या जो कंपनी है वही इसको अफोर्ड कर सकती थी। और ये सारे कंप्यूटर जो पहले हार्डवेयर जो एज ए बिजनेस पर्पज यूज़ होते थे, कंपनियां पहले असेंबल करके देती थी और कंपनियां मेंटेनेंस करती थी, बिजनेस पर्पज से यूज़ होने लगे कंप्यूटर, वो थर्ड जनरेशन में यूज़ होने लगे और ये काम आईबीएम करती थी। तो पहले जो हार्डवेयर की अवेलेबिलिटी थी वो सिर्फ आईबीएम ही करती थी। आईबीएम ही जो हार्डवेयर है वो वो किसी भी कंपनी को चाहिए तो वो देगी और वो उसका मेंटेनेंस करेगी। अभी के समय में नहीं है, अभी के समय में क्लाउड, AWS, गूगल क्लाउड, काफ़ी सारी चीज़ें आ गई है मार्केट में। अब हम लोग कंपनी पे डिपेंड नहीं है हार्डवेयर के लिए, पहले कंपनी पे डिपेंड होना पड़ता था, लाइसेंस लेना पड़ता था उसके लिए। तो अब कमर्शियली कंप्यूटर यूज़ होने लगे। कमर्शियल यूज़ होने का मतलब है कि किसको भी यूज़ करना है तो कंपनी उसके लिए सपोर्ट देने लगी। तो अर्लियर जनरेशन, सेकेंड जनरेशन के लिए कंप्यूटर किसी को भी अपना कैलकुलेशन परफॉर्म करने हो तो उनको ऑपरेटर के पास में जाना पड़ता था और रिजल्ट लेने के लिए भी जाना पड़ता था। फिर थर्ड जनरेशन के अंदर काम काफ़ी फास्ट हो गया और ये थोड़ा कमर्शलाइज हो गए। इसमें हमको कुछ बंदों को ट्रेनिंग देना है और वो ट्रेनिंग के बेस पे वो अपना काम कर सकते हैं, अपना आउटपुट ले सकते हैं, बट ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है। और हार्डवेयर के लिए जिस कंपनी ने वो हार्डवेयर बनाया है, एग्जांपल के लिए आईबीएम ने, तो वो उनके सपोर्ट के लिए वो बंदे उनके लोग चाहिए। इसलिए पुराने डिवाइस होते हैं वो डिवाइस को कंपनी सपोर्ट करती थी। अब ये इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अभी हम लोग इस सीरीज में आएंगे, जब हम लोग AWS से क्लाउड की बातें करेंगे तो अब हमको ना कोई कंपनी सपोर्ट करती है ना कुछ होते हैं, सब कुछ क्लाउड पे अवेलेबल है, जस्ट हमको लर्न करना है। जैसे हम AWS लर्न कर ले कहीं से भी और हम लोग डायरेक्ट रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं। कहीं कोई सा भी मशीन, ऑपरेटिंग सिस्टम हमको सब क्लाउड पे इजीली अवेलेबल है, हार्डवेयर में अवेलेबल है। फिर जो फोर्थ जनरेशन स्टार्ट हुई है, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर से हम लोग कंप्यूटर देखते आ रहे हैं। कंप्यूटर का जो यूज़ रियली जो स्कूल कॉलेजेस में देखने को मिला है, जब फोर्थ जनरेशन से देखने को मिला है। आज भी पुराने कंप्यूटर में हमको इस तरीके के मॉनिटर, बड़े बड़े मॉनिटर ऐसे शो होते हैं, CRT बोलते हैं उसको, CRT स्क्रीन। तो ये इस तरीके के एडवांस कंप्यूटर फोर्थ जनरेशन में आए हैं और हम जितना भी कंप्यूटर के बारे में अवेयर हैं वो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर से अवेयर हैं। हम प्रीवियस जनरेशन को या तो जानते नहीं है या जानते भी होंगे तो हमने इनको यूज़ नहीं किया है। ये फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर थे, यहाँ से हम लोग ऐसे रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। ये यहाँ से लोग उसको यूज़ करने लगे, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर पे कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। इसी दौर के कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग होने का जो काम है वो माइक्रो प्रोसेसर आया, जो कि उसी की जनरेशन अभी जो चल रही है, जो हम लोग अभी प्रोसेसर यूज़ करते हैं। तो यहाँ से देखो, पहले
वैक्यूम था, उसके बाद में ट्रांजिस्टर आए, उसके बाद में इंटीग्रेटेड सर्किट आई, उसके बाद में VLSI। तो VLSI भी जो है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड जो सर्किट है ये, उसके अंदर पहले जो आईसी के अंदर कुछ थाउजेंड ऑफ ट्रांजिस्टर आते थे, तो इसके अंदर 5000 ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड्स, काफ़ी सारे ट्रांजिस्टर इसके अंदर इंटीग्रेटेड हो गए। तो ये धीरे धीरे करके वही साइज छोटा हो रहा है प्रोसेसर का, और वो एक सिंगल चिप में आ रहा है। और जिससे कंप्यूटर का साइज छोटा हो रहा है, कंप्यूटर का साइज छोटा हो रहा है, उससे क्या हो रहा है कि पोर्टेबल हो रहे हैं, कहीं भी यूज़ कर सके। अभी कंप्यूटर तो हमारी कलाई पर है, स्मार्ट वॉच देखिए, बट ये एक तरीके का रेगुलेशन है जो कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है ये। फिर अब सेमीकंडक्टर मेमोरी इस समय आई है, और जो आईसी है तो ये भी क्या एक तरीके का आईसी है, माइक्रो बेस्ड कंप्यूटर, ये भी इंटीग्रेटेड सर्किट ही है ये। बट आईसी जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो ये जो आईसी का काम है डेटा को प्रोसेस करने का, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेसर। जैसे आईसी की भी डिफरेंट कैटेगरी है, जिसके अलग अलग पर्पस हो सकते हैं, जिसमें कि जो माइक्रो प्रोसेसर है, ये जो आईसी का काम है प्रोसेस करने का, डेटा को कैलकुलेशन करने का। अलग अलग आईसी का जो काम है, हो सकता है किसी का कन्वर्जन करने का काम हो, कोई डेटा को कन्वर्ट कर रहा हो, कोई डेटा को एम्पलीफाई कर रहा हो। तो एक हम लोग देखते हैं किसी भी सर्किट में काफ़ी सारी तरीके की आईसी लगी होती है। तो रैम भी एक कलेक्शन ऑफ आईसीज है ये भी, बट इसका काम है डेटा को प्राइमरी स्टोरेज करने का। फिर रैम रोम, ये भी एक तरीके के आईसी है ये। तो सब कुछ आईसी है, बट सबके रोल अलग अलग है। किसी का डेटा स्टोर करने का काम है, किसी का परमानेंट डेटा स्टोर करने का काम है, किसी का प्रोसेस करने का काम है। तो जो रैम होती है वो वोलेटाइल होती है, वो जब तक लाइट है, जब तक रैम में डेटा है, जैसी लाइट गई वैसे रैम से डेटा गया। रोम में डेटा परमानेंट स्टोर होता है, या तो स्टोर होता है या फ्लैश हो जाता है उसमें से ये। तो इसके लिए हार्डवेयर को डेप्थ में देखना पड़ेगा, प्राइमरी स्टोरेज को भी डेप्थ में देखना पड़ेगा। तो समय के हिसाब से सारी चीज़ों का क्या हो रहा है, रिवोल्यूशन हो रहा है। प्रोसेसर एडवांस हो रहे हैं, प्राइमरी मेमोरी एडवांस हो रही है, सेकेंडरी मेमोरी एडवांस हो रही है, इनपुट आउटपुट देने के डिवाइस एडवांस हो रहे हैं। तो मैं जितना ही बता रहा हूँ ऐसे हाई लेवल बता रहा हूँ कि समय के हिसाब से काफ़ी सारी चीज़ें, डिवाइसेस नए नए आते जा रहे हैं, वो सब आपस में इंटीग्रेट हो रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। लेकिन हमारा तो गोल है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न करने का। तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी समय के हिसाब से एडवांस होती जा रही है। और ये मैं इसलिए इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम जब लर्न करते हैं तो हमको कौन कौन सी चीज़ें देखना चाहिए, कैसे हमको क्या यूज़फुल है क्या यूज़फुल नहीं है। तो उसके लिए हमको ये सब जानना ज़रूरी होता है ये। फिर इस दौरान जो कीबोर्ड यूज़ हुए, माउस यूज़ हुए, जो कि इस दौरान यूज़ होने लगे। पहले तो कीबोर्ड था वो भी इंटीग्रेटेड था, और इस समय मॉनिटर आया, प्रिंटर आया, और ऑपरेटिंग सिस्टम और एडवांस हुए। मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, टाइम शेयरिंग, ऑपरेटिंग स्पीड, वर्चुअल मेमोरी का मतलब है सेकेंडरी स्टोरेज भी ऐसे रैम यूज होती है। तो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट है। ग्राफिक्स आया यहाँ पर, जो कि इस समय स्टार्ट हुआ, जो कि पहला जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आया यहाँ से, ये जो कि बिल गेट्स का दिया हुआ था। तो GUI और ये लगा के इस समय आया। और एप्पल का भी एक मैकिंटोश एक इनका ऑपरेटिंग सिस्टम है, कैसा सिस्टम था, वो भी इसी समय आया था ये। फिर GUI मतलब जो हम लोग देखते हैं हमारी विंडो पे आइकॉन दिख रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, इसी समय आए थे। पहले का जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो तो जस्ट ये CUI बेस्ड था, कैरेक्टर ही हम लोग प्रिंट कर पा रहे थे उसमें। बट इस समय के जो कंप्यूटर थे उस समय हमारे पास में GUI हमको देखने को मिला ही है। और इस समय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ वो इस समय हुआ, इस समय स्टार्ट हुई C++ लैंग्वेज। और C++ लैंग्वेज जो कि एज एंड यूजर के लिए काफ़ी कन्वीनियंट थी, और एक बेसिक लैंग्वेज भी आई थी।
बिल गेट्स ने लैंग्वेज क्रिएट करी थी, तो बेसिक लैंग्वेज भी एक आई थी, बट बेसिक लैंग्वेज का इतना स्कोप नहीं था, ये जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस या जस्ट इंटरेक्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम से हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं हम लोग मशीन से, तो एक ये लैंग्वेज थी, बट इसका इतना स्कोप नहीं था, इतना एडवांस नहीं थी ये, जितनी सी सी प्लस प्लस लैंग्वेज थी। सी सी प्लस प्लस लैंग्वेज ने भी क्रिएट करी डेनिस रिच्चे और जो भी इसके क्रिएटर थे ये, तो उस समय ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क कर रहे थे। ये ऑपरेटिंग सिस्टम था यूनिक्स। तो मशीन को ऑपरेट करने के लिए एक जो विंडो है जिसपे ये बिल गेट्स लोग काम करते थे, ऐसा लिनक्स पे दूसरे साइंटिस्ट थे वो काम करते थे ये, तो इन्हीं ने ये लैंग्वेज क्रिएट करी है ये सी, वो जो कि आगे जाके एडवांस में सी सी प्लस बनी। यहाँ से लैंग्वेज ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हुई है, और ऐसे वो उसका जो इंटरफेस था वो इंग्लिश के सेंटेंस में था ये, तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट हुई है यूज़र को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो जो प्रीवियस जनरेशन की जो लैंग्वेज थी कोबल पास्कल एडा, इसके लिए इसको लर्न करने के लिए, इसके सिंटेक्स लर्न करने के लिए काफ़ी सारे निमोनिक्स कोड होते हैं, वो कोड का भी अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। तो जो लोग ज़्यादा ही टेक्निकल है, जो कंप्यूटर को इन डेप्थ अंडरस्टैंड करते हैं, वही ये लैंग्वेज उनके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट थी लर्न करने के लिए। बट जब से सी सी प्लस प्लस स्टार्ट हुई, तो ये एन यूज़र के लिए यहाँ पर क्या हुआ, कन्वीनियंट हुई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न करना, क्योंकि इसी दौरान ही पर्सनल कंप्यूटर मार्केट में आना स्टार्ट हुए, फोर्थ जनरेशन में, जो अफोर्डेबल भी हुए और उसको कोई भी परचेस कर सकता था। तो इतने अफोर्डेबल भी नहीं थे, मतलब कि सभी परचेस कर ले, इसलिए पहले कॉलेज में स्कूल में एक दो कंप्यूटर देखने के लिए लर्न करने के लिए यूज़ होने लगे, धीरे धीरे करके वो अफोर्डेबल हुए वहाँ पर चीपेस्ट रेट में हुए। तो उस समय का जो कंप्यूटर था वो इस तरीके का था, तो काफ़ी सारे लोगों ने इस तरीके का कंप्यूटर देखा होगा ये। और ये अभी तो काफ़ी प्रोसेसिंग काफ़ी फास्ट होती है, इसमें इतनी प्रोसेसिंग फास्ट नहीं थी। फिर धीरे धीरे ऑपरेटिंग सिस्टम का एवोल्यूशन हुआ, एम एस डॉस आया, इसमें हम लोग कमांड से इंटरेक्ट करते थे। फिर विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम आया, इसमें हमको क्या एक यूज़र इंटरफेस देखने को मिला। यहाँ से एप्पल कंपनी ने भी एक मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट किया, तो उनका भी एक ओएस यही इसी दौरान स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर इसी दौर में। तो ये काफ़ी स्टोरी आप गूगल से देख सकते हैं किस तरीके के कंप्यूटर थे, ये जस्ट एक नॉलेज पर्पस में एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये। तो सी सी प्लस प्लस का लैंग्वेज का जो एवोल्यूशन है इसी समय स्टार्ट हुआ, और ये सबसे ज़्यादा ईजी थी, ये यूज़र फ्रेंडली थी उस दौर उस दौर के हिसाब से। तो यहाँ से कि एंड यूज़र के लिए कन्वीनियंट थी, क्योंकि ये जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज एज ए मशीन को इंस्ट्रक्शन पास करने के लिए जो हमको जो लैंग्वेज मिली, वो मिली हमको एज ए इंग्लिश के फॉर्मेट में, जो कि यूज़र अंडरस्टैंड कर सकता है। तो हमारे प्रोग्राम को हम लोग जो सिंटेक्स यूज़ करते हैं, तो वो सिंटेक्स में हम लोग क्या जो वर्ड लिखते हैं वो इंग्लिश के वर्ड होते हैं। जावा में हम लोग क्लास राइट करते हैं, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग क्लास राइट कर रहे हैं, फंक्शन राइट कर रहे हैं, तो हमारे लिए ईजी है राइट करना, क्योंकि वो जो टर्मिनोलॉजी है वो उसे अंडरस्टैंडेबल है ह्यूमन के लिए। तो जो ह्यूमन के लिए अंडरस्टैंडेबल है, और उसी को कन्वर्ट करके हम ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू मशीन को पास हो जाएगी, तो वो हमारे लिए वो लर्न करना ईजी है, कि हम लोग मशीन से हमारा काम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से करवा पा रहे हैं, और हमारे लिए लर्न करना भी हमारे लिए वो ईजी। हमको इतना टेक्निकली नॉलेज नहीं चाहिए उसका, इंटरनली हार्डवेयर क्या है, कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है, हम लोग एक जनरल इन्फॉर्मेशन के साथ में भी हमारा प्रोग्राम राइट कर सकते हैं। तो यहाँ से बेसिकली हम लोग सी सी प्लस प्लस का स्टार्टिंग हुआ। इसलिए बोलते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब लर्न करना स्टार्ट करते तो हम सबसे पहले सी प्लस प्लस लर्न करते हैं, एज ए जब हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न करना स्टार्ट करते हैं। तो और भी लैंग्वेजेस है लर्न करने के लिए, बट उस दौरान हार्डवेयर कुछ अलग टाइप के थे, और ऑपरेटिंग सिस्टम था नहीं, तो उसके लिए ठीक था ये। बट अभी काफ़ी एडवांस है, तो हार्डवेयर यूनिट के साथ में हमारे पास में काफ़ी सारे असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये भी एक तरीके के सॉफ्टवेयर है।
जो कि इंस्टॉल हो जाते हैं, जो कि हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं कन्वर्ट करने के लिए। तो पहले हमको जो भी हम सिंटेक्स लिख रहे हैं उसका कन्वर्जन क्या होगा, तो उसका भी नॉलेज हमको ज़रूरी था, क्योंकि इतने वो सिंटेक्स एज ए मशीन फ्रेंडली थे, तो उसके लिए हमको काफ़ी हार्डवेयर यूनिट का भी नॉलेज होना ज़रूरी होता था इसमें। बट इस दौरान क्या हुआ कि ये हमारा कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये सब मैनेज कर लेगा इंटरनली, जस्ट हमको जस्ट सिंटेक्स लर्न करना है। और जो भी हम लोग जो बेसिकली कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं कि भाई ए प्लस बी करेंगे, तो ये प्लस का सिंबल है या माइनस का सिंबल है, तो ये ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है ये। तो वैसे कि वैसे हमको कंप्यूटर को पास करना है और वो इंटरनली सब कन्वर्ट कर देगा। वो उसके लिए उस तरीके का असेंबली कोड या ये हमको हमको इससे कोई मतलब नहीं, वो बैकएंड में क्या असेंबली कोड बना रहा है क्या, वो उसको कन्वर्ट करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है। हम तो हमारी जो एज ए ह्यूमन अंडरस्टैंड करता हम उसी लैंग्वेज में प्रोग्राम को राइट कर रहे हैं। जस्ट हमको थोड़ा सा नॉलेज चाहिए उसके सिंटेक्स का। सिंटेक्स मतलब डेटा टाइप, ऑपरेटर्स, इक्वल सी कंडीशन कैसे राइट करते हैं और उसको रन करने के लिए क्या क्या करते हैं ये। तो इसलिए सी सी प्लस प्लस से लैंग्वेज है जो इंसानों के लिए नॉर्मल भी लर्न करना, इसलिए हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न करते हैं तो सी सी प्लस प्लस से स्टार्ट करते हैं लर्न करना। बट जब हम जॉब करते हैं उस समय हम ये देखते हैं कि क्या मार्केट में चल रहा है, किस पे सारे अभी एप्लीकेशन मोस्टली चल रहे हैं, क्या हमारी बिजनेस कैपेबिलिटी है। क्योंकि अभी हम लोग टेक्नोलॉजी का जो यूज़ कर रहे हैं, टेक का यूज़ कर रहे हैं, टेक कंपनी जो यूज़ कर रही है, तो क्यों यूज़ कर रही है, वो यूज़ कर रही है बिजनेस करने के लिए। उनकी कंपनी में बिजनेस करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। उनको ये मतलब नहीं कि पहले क्या यूज़ होता था अभी क्या यूज़ होता है। तो वो टेक्नोलॉजी का यूज़ अभी उस हम लोग ऐसे बिजनेस के लिए कर रहे हैं। तो बिजनेस के अकॉर्डिंगली अभी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है और टेक्नोलॉजी में भी इनोवेशन होते हैं और डेवलपमेंट जो हायर होते हैं वो इसी के हिसाब से होते हैं। वो उनके बिजनेस करने के लिए या उनके सॉफ्टवेयर के लिए वो उसमें स्किल सेट है ही नहीं। तो एज ए लर्नर हो तो जस्ट हमको उसके बारे में अवेयर रहना है। तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए मैं थोड़ा डेप्थ में जा रहा हूँ मैं, ताकि तुम्हारा इंटरेस्ट आए सब्जेक्ट लर्न करने में। उसके बाद में जब हम सब्जेक्ट लर्न करते हैं तो हम चीज़ें क्या करते हैं, विजुलाइज करते हैं माइंड में कि इंटरनली ऐसा ऐसा हो रहा है, तो इससे क्या होता है कि हमारे लिए लर्न करना ईजी हो जाता है। फिर इसके बाद में जो हमारे फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आए, इसमें भी IBM ने काफ़ी सारे हार्डवेयर बनाए हैं, वो देख सकते हैं गूगल में। वो IBM भी क्रिएट कर रहा था पहले, फिर धीरे धीरे करके दूसरी कंपनियां भी हार्डवेयर में मार्केट में आई हैं। और पहले के समय जो रैम होती थी, जो स्टोरेज था, वो सिर्फ 5 MB के लिए काफ़ी बड़ा स्टोरेज डिवाइस था पहली बार, जो कि IBM ने बनाया था। ऑलराइट, तो यहाँ तक के फोर्थ जनरेशन तक तो ठीक था। यहाँ से मतलब हमको एज ए पर्सनल कंप्यूटर अवेलेबल हुआ और हमने यूज़ करना स्टार्ट किया। अब फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आए, जो कि आज के समय में हम लोग यूज़ करते हैं। इसके बारे में कितना एक्सप्लेन करो कम है, क्योंकि हम अभी के उसके एंड यूज़र हैं। क्योंकि हम तो फील कर ही रहे हैं आज के दौर में इस टाइप के कंप्यूटर को। तो सर्किट का साइज और छोटा हुआ, और ये ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसके अंदर काफ़ी मिलियंस ऑफ मिलियन ट्रांजिस्टर एक सर्किट के अंदर आ सकते हैं। जितने ट्रांजिस्टर एक सर्किट में फिट होते हैं उतना प्रोसेसिंग फास्ट हो जाता है, क्योंकि वो उतना डेटा को होल्ड कर सकता है। उतने डेटा को होल्ड कर सकता है तो उतने डेटा को वो प्रोसेस भी इजीली कर सकता है। और प्रोसेस को इजीली करने के साथ में जितना इजीली प्रोसेस करेगा, जितना फास्ट प्रोसेस करेगा, उतना क्या होगी हमारी CPU की स्पीड क्या होगी, उतनी फास्ट होगी। फिर उसको प्रोसेस करने के लिए, डेटा पास करने के लिए जो हमारी सेमीकंडक्टर मेमोरी है, रैम
रोम, ये भी बहुत एडवांस लेवल पर अभी इस समय में हमारे पास में आए। और रैम के अंदर डेटा पास जो होता है प्राइमरली वो सेकेंडरी स्टोरेज से आता है। बेसिकली ये स्टोर रहता है सेकेंडरी स्टोरेज में। तो इस दौरान अभी एसएसडी यूज़ होने लगी है, हार्ड डिस्क भी यूज़ होती है, बस एसएसडी भी यूज़ होने लगी है। तो पहले जो डेटा रीड होता था वो मैग्नेटिक डिस्क में घूमता रहता था, वो एक मैग्नेटिक है, उसके ऊपर डेटा रीडर लगा हुआ रहता था। तो डेटा को रीड करने में, राइट करने में काफ़ी, उसको हेड बोलते हैं, काफ़ी टाइम लगता है। बट अभी पूरा की पूरा ये सॉलिड स्टेट जो ड्राइव है, इसमें डेटा को हेड से रीड नहीं करवाना, ये भी एक तरीके का सर्किटरी है। इसके अंदर भी काफ़ी सारे आईसीज है, काफ़ी सारे, जिससे कि डेटा को प्रोसेस करने में जो सेकेंडरी स्टोरेज डेटा है उसको यहाँ पर रीड करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अभी के समय में जो सिस्टम है इसके अंदर एसएसडी ड्राइव है, तो जैसे तुम ये सिस्टम स्टार्ट करोगे वैसे अप हो जाता है, उसमें टाइम नहीं लगता है उसको बूट होने के लिए। जैसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट होने के लिए एक टाइम लगता था, हम लोग कंप्यूटर स्टार्ट कर रहे हैं काफ़ी समय तक, तो वहाँ पर एक वो विंडो का सर्कल ओपन हो रहा है, फिर वो स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि वो उसको प्राइमरी मेमोरी में डेटा को पहले लेकर आ रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम के डेटा को ही है। तो चीज़ें और एडवांस हुई है, जितनी अच्छी यहाँ पर हमारा हार्डवेयर होगा उतना प्रॉपर तरीके से, उतना फास्ट हमारा सॉफ्टवेयर वर्क करेगा। तो जो इस समय जो यहाँ पर जो सर्किट आया है वो अल्ट्रा लार्ज स्केल सर्किट आया, एआई का यूज़ होने लगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। अब ये भी इस तरीके के ये टेक्नोलॉजी को मतलब सपोर्ट करने के लायक इसी दौरान जो हमारे हार्डवेयर है, लाइक जो अभी अ, जो चैट जीपीटी है, या जो रोबोटिक्स है, जो ऑटोमेटिकली जो प्रोग्राम है ऑटोमेटिकली वर्क कर रहे हैं, जो कि खुद डिसीजन लेने लगे इंसानों के अकॉर्डिंगली, जैसे इंसान सोचता है उसके अकॉर्डिंगली जो डिवाइस बन रहे हैं, ऑटोमेटिकली फैन अप हो रहा है, एआई पे काम हो रहा है, आईओटी डिवाइसेस होते हैं। तो काफ़ी सारे जो हार्डवेयर है वो इस दौरान कंप्यूटर जो है वो यहाँ पर एवोल्यूशन हुआ, यहाँ पर यूज़ होना स्टार्ट हुए। इसी समय हम लोग देखेंगे कि हमारे इनपुट डिवाइस में काफ़ी सारे टाइप के जो इनपुट है, जैसे कि हम लोग कीबोर्ड देख रहे हैं, माउस देख रहे हैं यहाँ पर, और स्कैनर देख रहे हैं, जैसे इनपुट पास होने लगे, काफ़ी एडवांस डिवाइसेस है ये। फिर जो मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, प्लॉटर है, और ये तो कुछ डिवाइसेस है। और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइक अभी स्पेस एजेंसी में जो काम होता है, स्पेस में जो डिवाइस यूज़ होते हैं, सैटेलाइट, तो ये सब काफ़ी एडवांस इस दौरान सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सब कुछ एडवांस हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम भी बहुत एडवांस हो गए इस ड्यूरेशन में। मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी टास्किंग, और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, काफ़ी सारे चीज़ें एवोल्यूशन हुई हैं। और इसी दौरान जो मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो सी सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, सी शार्प, डॉट नेट जो है वो इसी दौरान अभी ज़्यादा यूज़ होती है, बूम से यूज़ होती है। अब ओवल, पास्कल, फोर्टन ऐसी लैंग्वेज यूज़ नहीं होती है। ये इसी पे सारे एप्लीकेशन क्रिएट होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो या डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर हो, सभी इसी लैंग्वेज में यूज़ होते हैं। तो सी, सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, डॉट नेट, इस तरीके की जो लैंग्वेजेस है वो इस दौरान इसका बूम यूज़ होता है। और इस तरीके के यदि हम लोग देखें तो ये हमारे पास मोबाइल, टैबलेट, स्मार्ट वॉच सब इसी जनरेशन के डिवाइसेस हैं। इसी के अंदर काफ़ी ऐसी हार्डवेयर यूनिट है जो कंप्यूटर एक समय में एक कमरे में आता था, जो मशीनें कमरे में आती थी, वो एक हमारी हाथ की कलाइयों पर आ गई हमारी ये 5th जनरेशन में। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, ये हमारे 5th जनरेशन के डिवाइसेस है ये। फिर इस जनरेशन में यदि हम लोग देखें कि हमारा जो स्टोरेज यूनिट है, तो स्टोरेज यूनिट में मैं जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि प्राइमरी स्टोरेज है, सेकेंडरी स्टोरेज है। तो पेन ड्राइव और सीडी डीवीडी, ये ऑप्टिकल स्टोरेज बोलते हैं इसको। तो इस दौरान ये जो डिवाइसेस है, तो कुछ डिवाइस क्या होते हैं,
एज ए वो इनपुट भी वर्क करते हैं और एज ए वो आउटपुट भी वर्क करते हैं। जैसे कि हम लोग हमारा पेन ड्राइव में या ये पर्टिकुलर सीडी डीवीडी में हम लोग हमारे डेटा को राइट भी कर सकते हैं और हम इससे हमारे डेटा को रीड भी कर सकते हैं। तो इसी जनरेशन में इस तरीके के भी डिवाइसेस आए हैं, जैसे कि कीबोर्ड और मॉनिटर। तो कीबोर्ड से जस्ट हम इसे इनपुट देते हैं, मॉनिटर से इसे आउटपुट हम लोग देखते हैं। वैसे ही जैसे ये पेन ड्राइव और जैसे कि सीडी और डीवीडी, तो इसमें हम लोग हमारा इनपुट भी दे सकते हैं और इससे हम लोग डेटा रीड भी कर सकते हैं। मतलब हम इससे पर्टिकुलर जो डेटा है उसको हम इसे यूज़ भी कर सकते हैं। इसमें दोनों ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं। तो ये इज ए इनपुट डिवाइस भी है, इज ए आउटपुट डिवाइस भी है, जिसमें कि हम लोग हमारे डेटा को स्टोर कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो ये भी इसी जनरेशन में आए। तो हमारे पास में काफ़ी सारे टाइप के कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम जनरल अलग अलग जनरेशन में क्या हुए हैं, वो उसका एवोल्यूशन हुआ है। और आज के समय में हम जो यूज़ कर रहे हैं वो एज ए यूएलएसआई टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर काफ़ी सारे ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड्स वो एक सिंगल चिप में है। वो माइक्रो लेवल की चिप है। और जो हमारा जो प्रोसेसर है वो काफ़ी हाईली स्पीड वाला प्रोसेसर है, जो कि एज ए नैनो सेकेंड में वो कैलकुलेशन परफॉर्म करता है इंस्ट्रक्शंस का। तो अभी काफ़ी एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम है और एडवांस डिवाइसेस है, हार्डवेयर है। तो जनरली हम देखते हैं कि जो हमको इस कोर्स में लर्न करना है वो एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न करना है, जावा। बट एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से हम लोग जो सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं वो एक हार्डवेयर से कम्युनिकेट करता है विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसा कि हम अभी अभी के सिनेरियो में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, तो डेली बेसिस पे हम लोग विंडो और हमारा जो भी मोबाइल है एंड्रॉयड या आईफोन है, तो हम ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि हम सुनते हैं, जो यूज़ करते हैं रेगुलर बेसिस पे। तो जैसे कि हमारा एवोल्यूशन हुआ इस हार्डवेयर का, ऑपरेटिंग सिस्टम का, एप्लीकेशन का, तो इस दौरान कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम आए, तो हम नेक्स्ट सेशन में थोड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। उसके बाद में हम लोग जाएंगे हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्रिएट करने के लिए, हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो लर्न करने वाले हैं। फिर इसके बारे में देखेंगे कि जावा कैसे वर्क करता है, उसका थोड़ा सा कंपेरिजन देखेंगे अदर लैंग्वेजेस से, सी प्लस प्लस से। बट हमको एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस कोर्स में जावा लर्न करना है। और हम एक भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यदि अच्छे से लर्न करते हैं तो हमारी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ईजी हो जाती है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।